हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का अन्य नाम शर्करा या सेकेराइड है। सेकेराइड ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है शर्करा। ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इनको शर्करा कहा जाता है। इसका अर्थ देखिए, कार्बो से आशय है कार्बन, हाइड्रेट से आशय है पानी, अर्थात ये कार्बन के हाइड्रेट हैं। ये हो गया कार्बन और ये हो गया हाइड्रेट। ये कार्बन के हाइड्रेट हैं। इनका सामान्य सूत्र बनाएं तो लिखाएगा CnH2ON ऐसे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CHO और यहाँ पे CnH2n और ON। तो ये हो गया इनका सामान्य सूत्र। इसमें जितना कार्बन होगा उतना ही ऑक्सीजन होता है और इनसे दोगुना हाइड्रोजन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने हुए यौगिक हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:2:1 में पाए जाते हैं। चलिए इसी को उदाहरण लेकर हम एक अणु लिखते हैं। जैसे N की जगह में मैं 3 रख लेता हूं तो क्या लिखाएगा C3H6O3 ऐसे बनेगा। इस अणु सूत्र से हम 3 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बना सकते हैं। पहला देखिए, 3 कार्बन तो बना लिए, 1, 2 और 3। पहले में क्रियात्मक समूह COOH अम्ल का डाल दिए। कितना O बचा? 1। उसको OH बनाकर दूसरे कार्बन से जोड़ देंगे और बाकी कार्बन की संयोजकता शेष हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। यह हो गया C3H6O3। दूसरा देखिए, इस तरह का भी बना सकते हैं। 3 कार्बन ले लिए और पहले वाले में क्रियात्मक समूह CHO एल्डिहाइड डाल दिए। बाकी 2 ऑक्सीजन बचा, इनको OH करके ऐसे दोनों कार्बन से जोड़ देंगे और बाकी कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। और तीसरा, बीच वाले कार्बन में CO डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का क्रियात्मक समूह है और 2 O बच गए। इसको ऐसे OH बना करके अलग अलग कार्बन से जोड़ देंगे और बाकी कार्बन की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। सभी में C3H6O3 ही है। देखिए, इस अणु सूत्र से हम 3 क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बना लिए। तब तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अम्ल है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। बच गया एल्डिहाइड और ये कीटोन। तो इसीलिए इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है कि ये पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, इसको लिखना जरूरी है। पॉलीहाइड्रॉक्सी से आशय है जिसमें 2 या 2 से अधिक OH समूह हो, हाइड्रॉक्सी समूह हो, और या तो हाइड्रॉक्सी के साथ एल्डिहाइड होगा या हाइड्रॉक्सी समूह के साथ कीटोन होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। ये इसका परफेक्ट परिभाषा होगा। अब देखिए, यदि इसमें पॉलीहाइड्रॉक्सी समूह के साथ क्रियात्मक समूह CHO जुड़ा हुआ है तब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को एल्डोज कहते हैं, और यदि पॉलीहाइड्रॉक्सी समूह के साथ कीटोन समूह जुड़ा है तब ऐसे कार्बोहाइड्रेट को कीटोज कहेंगे। तो एक उदाहरण हो गया एल्डोज का, एक हो गया कीटोज का। कार्बन संख्या के आधार पर भी इनका नामकरण किया जाता है। जैसे देखिए, 3 कार्बन है तो ट्रायोज, 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, ऐसे करके आगे इसका वर्गीकरण में उसको समझेंगे। यहां देखिए 3 कार्बन है, 2 OH समूह है, क्रियात्मक समूह CHO है, तो ये है ग्लिसरल्डिहाइड। और यहां पर देखिए CH3COCH3 अर्थात एसीटोन से बना हुआ है, लेकिन दोनों ओर OH समूह जुड़ा हुआ है तो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन। तो इस तरह से नाम भी हम लोग इनका लिख सकते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रायोज के उदाहरण हैं। कार्बोहाइड्रेट ये सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। अब चलिए हम इसका वर्गीकरण को समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण में इसको 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड और इसी के अंतर्गत डाइसेकेराइड आता है, और तीसरा है पॉलीसेकेराइड। यहाँ पर कुछ सामान्य बातें, कुछ उदाहरण दिया गया है। लास्ट में मैं आपको संरचना सूत्र के द्वारा इनको समझाऊंगा। उसके द्वारा आप बहुत आसानी से कुछ पॉइंटों को वैसे ही लिख सकते हैं। जैसे ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या है, 2 से 10 अणु कैसे जुड़ते हैं,
जल अपघटन क्यों होता है, इसका क्यों नहीं हो सकता। तो इन सब बातों को आप संरचना सूत्र के द्वारा आसानी से समझ लेंगे। यहां देखिए मोनोसेकेराइड के बारे में, मोनो से आशय होता है एक, अर्थात शर्करा का एक अणु। वो शर्करा 3 कार्बन का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का या 7 का, मतलब 3 से 7 कार्बन के बने हुए ये सबसे सरलतम शर्करा होते हैं। इनका जल अपघटन मतलब इनको और छोटे शर्करा में नहीं तोड़ा जा सकता, तो इनका जल अपघटन नहीं हो सकता। स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और ऊर्जा के स्रोत हैं। कार्बन संख्या के आधार पर इनको ट्रायोज, 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज ये कहा जाता है। ट्रायोज का उदाहरण जैसे पहले देखे ग्लिसरॉल्डिहाइड, यदि एल्डिहाइड है तो, और कीटोन समूह है तो डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन, टेट्रोज में इरिथ्रोज आएगा, पेंटोज में राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और कीटोन समूह वाला राइबुलोज। यहां पर राइबोज आरएनए का शर्करा, डीऑक्सीराइबोज डीएनए का शर्करा। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होगा यदि डीएनए आरएनए पढ़े होंगे तो। उसके बाद आता है हेक्सोज, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मोनोसेकेराइड का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। हेक्सोज शर्करा के उदाहरण में आएगा ग्लूकोज, जिसको कि अंगूर की शर्करा कहते हैं, गैलेक्टोज दूध में लैक्टोज के साथ पाया जाता है, और फ्रक्टोज जिसको कि फलों की शर्करा कहते हैं। तो इन तीनों को याद रखें आप। हेप्टुलोज अर्थात 7 कार्बन का बना हुआ सीडो हेप्टुलोज। अब दूसरा देखिए ओलिगोसेकेराइड। जब 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़ते हैं, किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा, तब ओलिगोसेकेराइड बनता है। अब यहीं पर यदि हम डाइसेकेराइड को अलग करें तो कहेंगे जब 2 मोनोसेकेराइड के अणु जुड़ते हैं तब डाइसेकेराइड बनता है, और 3 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु जुड़ते हैं तब ओलिगोसेकेराइड बनता है। तो इनमें ध्यान रखना है आपको कि कार्बोहाइड्रेट में ही ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। जैसे प्रोटीन में पेप्टाइड बंध, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बंध। जब इसका जल अपघटन करते हैं ओलिगोसेकेराइड का, क्योंकि ये सरल अणु में टूटेंगे, मोनोसेकेराइड से बने हैं, जल अपघटन करेंगे तो बंध टूट जाता है, पुनः मोनोसेकेराइड बन जाता है। तो इनका जल अपघटन होता है, जल अपघटन से मोनोसेकेराइड बनते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। कुछ उदाहरण देखिए, ये 3 उदाहरण डाइसेकेराइड के हैं और यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये रेफिनोज, इसको ओलिगोसेकेराइड में शामिल करेंगे। देखिए माल्टोज, इसको कि आलू की शर्करा कहते हैं। जब 2 ग्लूकोज के अणु ग्लाइकोसाइडिक बंध से जुड़ते हैं तब माल्टोज बनता है। लैक्टोज इसको मिल्क शर्करा, दूध शर्करा कहते हैं, और लैक्टोज देखिए क्या, गैलेक्टोज, दूध में लैक्टोज के साथ। तो ध्यान रखिए ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है। और तीसरा है सुक्रोज, जिसको कि शुगर केन, गन्ने की शर्करा कहते हैं, और ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बनता है। इसी तरह से रेफिनोज, ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, इन तीनों का जुड़ने से बनेगा। अब उसके बाद तीसरा आता है पॉलीसेकेराइड। देखिए जब हम जैव अणु के अंतर्गत बृहद अणुओं के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे अणु जिनका आणविक द्रव्यमान बहुत अधिक होता है जैसे प्रोटीन, वैसा ही कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत बृहद अणु में आएगा पॉलीसेकेराइड। ये उच्च आणविक द्रव्यमान वाले अणु हैं, अर्थात बृहद अणु हैं, जबकि ये दोनों सरल अणु हैं। इनको जटिल शर्करा भी कहा जाता है और 10 से अधिक मोनोसेकेराइड के जुड़ने से बनते हैं, अर्थात इसका एकलक वही मोनोसेकेराइड है। यहाँ भले लिख दिया गया है 10 से अधिक, लेकिन वास्तव में 300 से लेकर 1000 तक मोनोसेकेराइड अणुओं के संघनन से पॉलीसेकेराइड बनता है। तो हो गया ना बृहद अणु। ये मीठे नहीं होते, इनका भी जल अपघटन होगा। जल अपघटन होगा तो इनके बीच का भी ग्लाइकोसाइडिक बंध टूटेगा और पुनः ये क्या बना देंगे, मोनोसेकेराइड। तो इसका जल अपघटन होता है, पॉलीसेकेराइड का भी होता है, लेकिन इनका नहीं होता। ये जल में अविलेय होते हैं लेकिन कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जैसे स्टार्च को देखे होंगे, जल में घोलने पर कोलाइडी विलयन बनता है। और इनका संरचना 2 तरह से हो सकता है। उतने अधिक अणु हैं तो या तो आपस में सीधे सीधे जुड़ते जाएंगे या ऊपर नीचे ब्रांच निकलते जाता है, शाखित हो सकते हैं। तो संरचना में शाखित या अशाखित दोनों हो सकते हैं। इनका
पुनः वर्गीकरण किया गया है दो समूहों में। एक जिनमें समान प्रकार के मोनोसेकेराइड जुड़े हों, जैसे ग्लूकोज ग्लूकोज बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हैं तब स्टार्च बनता है, तो यह है होमोपॉलीसेकेराइड। और जब अलग अलग प्रकार के मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे तब बनता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। उदाहरण देखिए, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है, पादप कोशिकाओं में भोजन इसी रूप में संचित रहता है। ग्लाइकोजन जंतुओं में भोजन इस रूप में संचित रहता है, ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। सेलुलोज ये भी ग्लूकोज का बहुलक है और पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। काइटिन आर्थ्रोपोडा संघ के जो जंतु होते हैं उनके बाह्य खोल का निर्माण करता है। इनुलिन ये फ्रक्टोज का बहुलक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड जिसमें अलग अलग प्रकार की मोनोसेकेराइड जुड़े होंगे, जैसे हिपेरिन। हिपेरिन पता होगा मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, जो कि रक्त को थक्का जमने से रोकता है। परीक्षा में पूछा जाता है हिपेरिन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है प्रोटीन नहीं है बल्कि यह कार्बोहाइड्रेट है जो रक्त को थक्का जमने से रोकता है। ऐसा ही एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड का और उदाहरण है हाइलोरोनिक अम्ल। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है। अब चलिए हम संरचना के द्वारा इनको समझें और कैसे जुड़ करके वह ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड का निर्माण करता है। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत हेक्सोज शर्करा अर्थात 6 कार्बन वाले जो शर्करा हैं इनका सामान्य सूत्र बनेगा C6H12O6। और हेक्सोज शर्करा का उदाहरण है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, अर्थात तीनों का अणु सूत्र यही है लेकिन इनका संरचना सूत्र अलग होगा। ये तीनों आपस में आइसोमर समावयवीय हैं। चलिए इनका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो पहले 6 कार्बन ऐसे बना लेंगे, आपस में ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। ग्लूकोज एल्डिहाइड है, एल्डोज है, तो CHO। देखिए दूसरे कार्बन में इधर हमको OH लगाना है, तीसरे में इधर H लगाना है, इधर रहेगा OH। ध्यान रखिए तीसरा कार्बन, चौथे में यहाँ पर OH, पांचवें में यहाँ पर OH और छठवें में यहीं पर OH, अर्थात सबको एक साथ मिला के इसको लिख सकते हैं हम लोग CH2OH लास्ट वाले में। अब देखिए इधर क्या बचा, यहाँ पर H देना पड़ेगा, यहाँ पर H देना पड़ेगा, यहाँ पर H देना पड़ेगा। ये हो गया ग्लूकोज का संरचना सूत्र। फ्रक्टोज में सेम यही होता है लेकिन क्रियात्मक समूह कीटोन होगा, अर्थात वह कीटोज है। तो चलिए पहले गैलेक्टोज को बना लें। देखिए गैलेक्टोज में भी 6 कार्बन हम पहले ऐसे ही बना लेंगे। पहले वाले में CHO ही देंगे, दूसरे वाले में सेम रहेगा ऐसे, तीसरा वाला भी सेम रहेगा। इतना तक कोई परिवर्तन नहीं करना है। चौथे वाले में इनका स्थान बदल जाता है, OH आ जाएगा इधर और H हो जाएगा इधर, बाकी नीचे दोनों सेम। यहाँ पर CH2OH, ये कहलाता है गैलेक्टोज। तो चेंज कहाँ पर हुआ, यहाँ पर देखिए ये। अब आता है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में जैसे मैं बताया कि यह कीटोन समूह वाला है, अर्थात इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन होगा, तो हम यहाँ पर CO डाल देंगे। अब ऊपर ऐसे ही CH2OH, क्योंकि एक OH यहाँ वाला ऊपर चला गया, यहाँ पर लास्ट वाले में भी CH2OH छठवें कार्बन में, और बाकी पूरा सेम टू सेम ग्लूकोज जैसा होगा। देखिए दूसरा तो ये हो गया, तीसरा लेंगे यहाँ पर H, इधर OH, यहाँ पर OH, इधर H, और यहाँ पर OH, इधर H। तो कीटोज है, C डबल बॉन्ड O। और इस तरह का संरचना ये कहलाता है रेखीय या लीनियर स्ट्रक्चर। इस रूप में ये बहुत कम पाए जाते हैं। ये मुख्यतः चक्रीय संरचना या रिंग स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, तो उसको समझना इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ये जो क्रियात्मक समूह वाला कार्बन है इनके पास एक डबल बॉन्ड O होता है। ये पांचवें कार्बन में जो OH है इस H को अपनी ओर खींच लेता है। ये H इस O से क्रिया करके OH बना देगा और इसका एक सिंगल बॉन्ड बच गया। ये सिंगल बॉन्ड से ये O जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आइए इसको यहाँ समझते हैं। ये हो गया हमारा पहला कार्बन। पहले कार्बन में एक डबल बॉन्ड O होगा और एक होगा H। ये हो गया CHO। ये हो गया हमारा दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, और इस पांचवा से जुड़ा हुआ ये बाहर की ओर CH2OH, ये बाहर रहता है रिंग से। इस पांचवें में देखिए क्या है, यहाँ पर OH और यहाँ मैं डाल दिया H को। इसको
अब देखिए पहले और पांचवें कार्बन के बीच में ये H इस O से जा कर के OH जुड़ेगा, तो ये इसका बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड, और इसका एक सिंगल बॉन्ड। तो अब यहाँ पर ये भी असंतृप्त है, ये भी असंतृप्त है, तो दोनों के बीच में एक ऐसा बंध बन जाता है। कम कुछ नहीं हुआ, बस क्या हुआ, इनके बीच में एक रिंग वाला संरचना बन गया। यही कहलाता है इसका रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए दूसरा कार्बन में OH इधर है, तो चलिए हम डाल दिए OH को यहाँ पर, ये हो गया H। तीसरे कार्बन में OH उल्टा है अर्थात ऊपर की ओर है, यहाँ डाल दिए। चौथे में पुनः इधर H इधर OH, तो ये बन गया ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। अब इसको बनाना है तो देखिए किस नंबर पे, चौथे कार्बन में। इस चौथे कार्बन में OH को आप ऊपर कर दीजिए, H को नीचे कर दीजिए, बन गया हमारा गैलेक्टोज। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखें इसमें, यदि इसमें OH ऊपर की ओर है, किधर, इस CH2OH की तरफ, तब इसको हम लोग बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। इसका नाम हो जाएगा बीटा ग्लूकोज। लेकिन यदि इसमें H ऊपर की तरफ रहता और OH नीचे की तरफ रहता, तब उसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। फ्रक्टोज में इस दूसरे और पांचवें कार्बन के बीच में इस तरह का बंध बनेगा, तो इसके रिंग से दो कार्बन बाहर हो जाएंगे। ऐसे बनाएंगे इसको, ये हो गया हमारा दूसरा कार्बन, और इससे जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O, इससे जुड़ा हुआ CH2OH यहाँ बना दिए। ये देखिए तीसरा कार्बन यहाँ दिखाइए, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ पे, और पांचवा से जुड़ा हुआ छठवां यहाँ पे। इस पांचवें कार्बन में OH जुड़ा हुआ है, तो OH को यहाँ लिख देते हैं ऐसे, और इसी से जुड़ा हुआ H। अब देखिए पांचवा और दूसरा, ये H जा करके इस O से जुड़ जाएगा, इसके एक बंध को हटा करके OH, ये, और इसका भी एक बंध और इसका एक बंध, दोनों आपस में संतृप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से एक रिंग बन गया। बाकी को जोड़ दीजिए, यहाँ OH, यहाँ पर H, यहाँ H, यहाँ पर OH, तो ये बन गया में OH ऊपर की ओर है इधर, तो ये कहलाएगा बीटा फ्रक्टोज। बीटा फ्रक्टोज। अब देखिए ओलिगोसेकेराइड, इसमें एक उदाहरण लेते हैं माल्टोज। माल्टोज में आपको पता ही है कि इसमें ग्लूकोज के दो अणु होते हैं, अर्थात ग्लूकोज और ग्लूकोज। ये देखिए, तो इसको बनाने के लिए हमको ग्लूकोज के दो अणु को लेना होगा। चलिए इसी को ले लेते हैं। तो यहाँ इस तरह से मैं बना देता हूँ, यहाँ पर O है और यहाँ पे CH2OH है। देखिए यहाँ पर H को ऊपर रख लेते हैं, OH को इधर कर देते हैं। ये क्या है, ये है अल्फा ग्लूकोज। दोनों उदाहरण हो गए आपको, ये हो गया बीटा ग्लूकोज, ये हो गया अल्फा ग्लूकोज। H ऊपर की ओर है इधर। एक और बना लेते हैं अल्फा ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, इस पहले वाले कार्बन और ये चौथा है, इसका ये पहला और ये चौथा, पहले और चौथे के बीच में आपस में क्रिया करेंगे और एक जल का अणु बाहर निकलेगा। इसमें -H2O होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर, देखिए H2O, सिर्फ O बचा, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यही बंध कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बंध। चलिए उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। सिर्फ इस स्थान पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पर, यहाँ क्या था, ऊपर की ओर H, इधर भी H है, इसमें नीचे की ओर दोनों में OH है। इसमें से H2O निकाल देंगे, ये यहाँ सिर्फ बचेगा O। तो ये दोनों आपस में ऐसे O से जुड़ जाते हैं, और ये जो बंध बना ये कहलाता है, किस नंबर पे है, 1 और 4 पे, 1 4, आगे लगा देंगे अल्फा, क्योंकि अल्फा ग्लूकोज में है, तो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक बंध। और ये जो संरचना बनेगा ये कहलाएगा माल्टोज।
आगे देखिए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड दो रूपों में होता है, होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड। होमो का उदाहरण ले लेते हैं, इसमें स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है। बहुत सारे ग्लूकोज अणु जब जुड़ेंगे तब स्टार्च बनता है। स्टार्च दो रूपों में पाया जाता है, एक तो अनब्रांच, ब्रांच, शाखित, अशाखित। अशाखित को कहते हैं एमाइलोज, स्टार्च का एमाइलोज रूप, एमाइलोज रूप। इसमें क्या होगा, जितने ग्लूकोज के अणु हैं ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा बस आपस में जुड़ते जाएंगे ऐसे। चलिए, बहुत अधिक संख्या होता है, मैं ऐसे करके यहाँ पर n लगा देता हूँ। तो देखिए इनके बीच में यहाँ पर 1,4 जो आप देखे पहले इस तरह का, मान लीजिए अल्फा है तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है। और यदि इसका शाखित रूप देखें तो शाखित में क्या होता है, देखिए इसका पहले स्थान से दूसरे का इस छठवें स्थान वाले से, इससे OH और OH क्रिया करके H2O के रूप में बाहर निकल जाएंगे। मतलब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा ये 1,4 तो रहेगा ही, साथ ही साथ क्या होगा, इस छठवें वाले में 1,6 भी बना लेता है, तो वो कहलाता है एमाइलोपेक्टिन रूप। चाहे आप स्टार्च का इसको मान लें या फिर आप ग्लाइकोजन का मान लें। यहाँ पर सब में ऐसे दिखाना है, ये होगा हमारा छठवां कार्बन एमाइलोपेक्टिन रूप में। देखिए इसमें जो छठवां है, कहीं पर भी हम छठवें कार्बन से दूसरे रिंग का पहले वाला, मान लीजिए यहाँ एक और बनाते जाते हैं इस तरह का। देखिए ये शाखा हो गया इसका, कहीं ना कहीं जाकर इस पर जुड़ेगा ना। चलिए यहाँ जोड़ लेते हैं, तो ये इसका पहला और ये इसके बीच में, ये देखिए यहाँ पर क्या बना, 1 और 6 पहले और छठवें के बीच में बना है, तो यहाँ पहले और छठवें के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनेगा। और इधर सब जगह क्या बना है, 1 और 4। तो इस तरह का ये जो शाखित रूप है इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन रूप। यदि स्टार्च का पढ़ रहे हैं तो स्टार्च का एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन पढ़ेंगे तो ग्लाइकोजन का एमाइलोपेक्टिन रूप। इसमें दो प्रकार के बंध होते हैं, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध, जबकि एमाइलेज रूप में सिर्फ 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा। ये होमोपॉलीसेकेराइड है। इसी को हेट्रो कर देते तो बीच बीच में आप अलग अलग कलर का बना दीजिए, अर्थात सब ग्लूकोज नहीं होंगे, कहीं पे ग्लूकोज होगा तो कहीं लैक्टोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ऐसे करके अलग अलग दिखा देंगे तो हो जाता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। तो इस तरह से आप तीनों की संरचना को समझ गए होंगे। अब देखिए, यदि हम इसमें जल अपघटन करें, पानी इसमें जोड़ें, पानी निकाले थे तो ये बन गया था माल्टोज, पानी जोड़ दीजिएगा तो पुनः बन जाएगा। तो जल अपघटन करने पर ये पुनः इसी रूप में आ जाते हैं। इसका भी जल अपघटन करेंगे तो पुनः इस रूप में आ जाएंगे। तो इस लक्षण को हम इस संरचना सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।